हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, यूर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज हम चैप्टर 1 to 5 केमिस्ट्री के 3 मार्क्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो वो सब वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाए, और डिस्क्रिप्शन में तो आपको उन सब वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि वो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी for breaking down the reactant. Write one equation each for the decomposition reaction कि where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. अब देखिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जिसके अंदर ओनली सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर टूटता है। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस के अंदर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ हीट की। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डीकम्पोजिशन ऑफ हीट। अब डीकम्पोजिशन ऑफ हीट के लिए एक तो ये कि इसकी एक रिएक्शन लिखनी है हमने, सेकंड, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड है इसके अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट, एंड थर्ड इज कौन सी हमारी, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, तीन हमारी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन के अंदर, 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेसिकली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ ए हीट के लिए कि आपने कोई भी यहाँ पर कंपाउंड ले लिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब इसको हीट किया, हीट करने से सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। तो किसमें टूटेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। प्लस क्या निकलेगी बच्चों, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। सेकेंड, नेक्स्ट इसने पूछा है इसके अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट के लिए। तो डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट के लिए आपकी एक ही रिएक्शन है, जैसे आपने क्या ले लिया, AgCl ले लिया। जब इसके अंदर से किसकी प्रेजेंस में इसको करोगे, आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, तो क्या होगा, 2Ag निकलेगा आपका, प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से आपने बच्चों क्या करना है, वाटर के अंदर से करंट को पास करना है, और करंट को पास करने से आयंस की फॉर्मेशन होगी। 2H2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, O2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में थी, एनर्जी हीट की फॉर्म में थी, लाइट की फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में थी, और वो ब्रेक डाउन हो गया। क्या ब्रेक डाउन हुआ बच्चों, ये रिएक्टेंट आपका मतलब टूट गया। उसके बाद इन दी फॉर्म ऑफ सप्लाई। अब जैसे सबसे पहले हमने हीट के लिए किया, सेकेंड हमने किसके लिए किया, हमारा जो लाइट है सनलाइट के लिए किया, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी लिया। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, तो इसको अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ने करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी कई क्वेश्चंस में पूछी गई है ब्राउन गैस एक्स कौन सी फॉर्म होती है, कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। आपने आइडेंटिफाई करनी है किस टाइप की रिएक्शन है, एंड द गैस एक्स, और जो गैस एक्स आई है उसका नाम बताना है। सेकेंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, और आपने यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस करके दिखानी है। एंड द थर्ड पॉइंट, राइट द pH रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। और जो आपकी इसकी यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पर आपके करके दिखाना है जो बेसिकली हमारा जो एक्स गैस है उसका जो pH वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन है। अब आइडेंटिफाई जो आपने करना है किस टाइप की रिएक्शन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए, यहाँ पर मैं कर देता हूं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रही बात जो यहां से रिएक्शन, तो ये कंप्लीट हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड वो पूछ रहा है कि गैस एक्स कौन सी है। द, यहां पर लिखो मैं, एंड द गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कौन सी गैस होगी हमारे बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। अब ये कौन सी गैस है भाई, इसका जो, इसको क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है कि इसके अंदर जो ये क्या है, ब्राउन गैस है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा ब्राउन गैस, और ब्राउन गैस भी आ सकता है और ब्राउन फ्यूम्स भी इसे कहते हैं, ब्राउन गैस एंड ब्राउन फ्यूम्स। अब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट के अंदर आपने बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन को। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ ए कॉपर नाइट्रेट ले लिया, 2CONO3 का ट्वाइस। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया, हीट करने से ये डिकम्पोज हो गया, किसके अंदर टूटा बच्चों, ये 2CuO के अंदर टूट गया, प्लस 4NO2 निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई। जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये किस नेचर का है, ये ब्लैक इन नेचर का होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक डाल दिया। रही बात इसकी, ये कौन सी गैस है हमारी, दिस इज ए ब्राउन गैस, इसकी ब्राउन गैस होती है, ये ब्राउन फ्यूम्स भी इसे कहते हैं, फ्यूम्स, ठीक है ना, लिख सकते हो आप फ्यूम्स, या ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर हो गया। सो दिस इज ए कॉपर नाइट्रेट, ये हमारा कॉपर सेकंड नाइट्रेट है, कॉपर सेकंड नाइट्रेट। अब उसके बाद सी पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, कि राइट द पीएच। अब आपने इसका पीएच बताना है, पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स। जो इसका पीएच होगा बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट्स पीएच इज इन बिटवीन, किसके बीच में होगा ये, इन बिटवीन 0 to 7, मतलब 0 से 7 के बीच में। अब इसको हम 7 भी नहीं कह सकते, इसको हम 6.9 लेके चलेंगे, क्योंकि ये एसिडिक होता है जितने भी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 to 7। तो इट मीन्स हम यहां पर लिख सकते हैं, इट मीन्स pH ऑफ दिस गैस इज 2 और 3, 2 हो सकता है या फिर क्या होगा इसका 3 होगा, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में होती है, ये एसिडिक फॉर्म में होती है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्राउन फ्यूम्स किसमें बनते हैं, हमारी जो ब्राउन फ्यूम बनते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब इसी के बेस पर मैं क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। अब ये तो था हमारा कॉपर नाइट्रेट से रिलेटेड। अब जो कॉपर नाइट्रेट यदि नहीं आया तो पेपर में लेड नाइट्रेट भी आ सकता है, तो उसको भी देख लीजिए। लेड नाइट्रेट के केस में भी क्या करोगे आप, 2PbNO3 कर दोगे, NO3 का ट्वाइस। अब जैसे ही इसको भी हीट करोगे, ये भी हमारी कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी टूटेगी किसके अंदर भाई, लेड ऑक्साइड के अंदर, PbO के अंदर, प्लस क्या निकलेगी, 4NO2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। सेम रिएक्शन है, बस कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट लेके चले, यहाँ पर हम क्या लेके चले, लेड नाइट्रेट लेके चले, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, नाइट्रेट सेकेंड नाइट्रेट है ये। इसको भी आपने डिकम्पोज किया थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन में, लेड ऑक्साइड निकला, प्लस आपकी यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली जो ब्राउन फ्यूम्स के रूप में है। और जो लेड ऑक्साइड का कलर पूछ लिया जाता है, तो बच्चों ये किस कलर का होगा, यहाँ पर येलो कलर का होगा। यहाँ पर ये किस नेचर का था, ब्लैक नेचर का था। तो ये कंपैरिजन है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब देखिए कि 2 ग्राम आपने फेरस सल्फेट लिया, वो क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं किसके अंदर, ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। कि लिस्ट द एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आपने कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन करके दिखानी है इसकी। एंड द सेकेंड पॉइंट, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और 2 टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो करके दिखानी है आपने इसके अंदर। क्लियर हो गया। जो उसकी नेम होगा, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन बनेगी, डिकम्पोजिशन बनेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, या कौन सी टाइप की रिएक्शन बनने वाली है। उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और आपने इसकी रिएक्शन लिख के दिखानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, 2 ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, देखिए ध्यान से, कि ग्रीन कलर of ferrous sulfate is disappear and, तो किस कलर का बनेगा ये, ब्राउन रेडिश
ब्राउन रेडिश सॉलिड मास फॉर्म्ड। सेकेंड पार्ट इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। सेकेंड पार्ट में क्या होगा इसका देखिए ध्यान से। सेकेंड पार्ट में लिख सकते हो स्मेल ऑफ बर्निंग सॉलिड, यहां पर ऐसे लिखिए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज फॉर्म्ड। जो स्मेल होगी बर्निंग सल्फर की वो क्या होगी इसमें यहां से प्राप्त होगी, ठीक है ना, फॉर्म्ड। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, इसने सेकेंड पार्ट पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी। तो इसके अंदर आप लिखोगे दिस इज कॉल्ड एज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज टेक प्लेस। एंड थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि आपने इसकी केमिकल इक्वेशंस करके दिखानी है इस रिएक्शंस की। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हीट किया, हीट करने से किसके अंदर टूटा ये Fe2। देखिए ध्यान से, अब जो ये टूटेगा वो किसमें टूटेगा बच्चों आपका Fe2O3 के अंदर, प्लस किसमें टूटेगा SO2 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। सो दिस इज द रिएक्शन कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड in a crystal boiling test tube, they decompose in a ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide। तो देखिए इसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन भी आपने क्लियर अप करनी है, क्योंकि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है बच्चों। अब वो ग्रीन कलर से किसमें चेंज हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा उसका जो ग्रीन कलर है, और ब्राउन रेडिश सॉलिड मास फॉर्म्ड होगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स used for whitewashing, and what is the substance X, and state the chemical reaction of X with water। अब देखिए this is the first part of this question, and the second part कि why does the color of a copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की कि जो सॉल्यूशन सब्सटेंस X है, तो सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज को कौन सा है आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए क्विक लाइम इसको आप कहोगे। और बेसिकली इसका जो केमिकल नेम है वो क्या रहेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशनिंग के लिए, ठीक है ना, कि यूज फॉर ए व्हाइट वॉशनिंग। एंड व्हाट इज द, देखो सब्सटेंस, तो सब्सटेंस एक्स क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसके बाद स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। अब यही आपने CaO ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, वाटर के साथ करोगे, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaA। तो CaOH का होल ट्वाइस O है ये, भाई ध्यान से इसको करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी इस केस के अंदर, हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कैल्शियम, इसको हम क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वैसे बेसिकली इसका जो नाम है वो क्या हो गया स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना, स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना, स्लेक्ट लाइम इसका नाम है। दोबारा देख लिखता हूं मैं यहाँ पर स्लेक्ट लाइम, ये इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो ध्यान से करना है इसको। उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट। अब देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन, अब आयरन की नील Fe होता है हमारा, अब इसके साथ क्या मिला दिया आपने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नील को डिप कर दिया। तो डिप करने से क्या होगा, FeSO4 बनेगा, ठीक है ना, फेरस सल्फेट प्लस क्या निकलेगा कॉपर निकलेगा। अब जो फेरस सल्फेट का कलर होगा वो क्या होगा बच्चों आपका पहले ग्रीन होगा, एंड जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था हमारा वो किस कलर का था, हमारा ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो इसके बेस पे एक्टिविटी भी है, तो एक्टिविटी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। व्हेन यू टेक ए बीकर, आपने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर किस प्रकार का सॉल्यूशन ले रखा है आपने, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है CuSO4। जब आपने इसके अंदर आयरन की नेल को डिप कर दिया, तो आयरन की नेल को डिप करने से जो इसकी रिएक्शन होती है, तो क्या होगा इस केस में कि जो आयरन इज ए मोर रिएक्टिव, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा वो कॉपर को, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, तो इट मींस वो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एंड विच टाइप ऑफ ए सॉल्ट इज इट। तो किस टाइप का वो सॉल्ट बनेगा, एंड व्हेन इज इट इज कॉल्ड इज ए रॉक साल्ट, कब उसको हम रॉक साल्ट बोलेंगे, एंड हाउ इज ए रॉक साल्ट इज फॉर्म, तो कैसे रॉक साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइडेंटिफाई द, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर एसिड को, ठीक है ना, एसिड बेस एंड फ्रॉम दी सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, जहां से आपको सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा एसिड होगा, एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड बेस क्या होगा आपका यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड इज ए बेस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिला देती हैं तो मिलाने से किसकी फॉर्मेशन आएगी आपकी, NaCl, सोल्ट की फॉर्मेशन आएगी, प्लस किसकी फॉर्मेशन निकलेगी, वाटर की। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द सोल्ट इट इज इट, तो सोल्ट कौन सा बनेगा बच्चों, तो सोल्ट बनेगा इट इज ए न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहेंगे या जिसको आप कह सकते हो न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है व्हेन इज इट कॉल्ड इज ए रॉक साल्ट, तो हम इसको रॉक साल्ट कब कहेंगे। तो देखिए ध्यान से भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो इसको हम क्या है रॉक साल्ट कैसे बोलेंगे, देखो कि इट इज ए रॉक साल्ट व्हेन दिस सॉल्ट in the form of rock, जब ये किसकी फॉर्म में होगा, रॉक की फॉर्म में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रॉक साल्ट कह देंगे। क्लियर हो गया, जब ये रॉक की फॉर्म में होगा इट मींस इसको हम क्या बोल देंगे, रॉक साल्ट बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पूछ रहा है हाउ इज रॉक साल्ट इज फॉर्म, तो स्लो जो हमारा रॉक साल्ट है उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इट इज द स्लो इवेपोरेशन, देखो यहां पर क्या लिखोगे इस केस के अंदर आप, कि स्लो इवेपोरेशन होती है, या ऐसे लिख लीजिए कि इट इज फॉर्म्ड बाय दी, ऐसे लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ, किसकी इवेपोरेशन होगी, देखो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, इवेपोरेशन जो सोल्ट वाटर है उसके अंदर इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर, या सी वाटर लिख लीजिए, सोल्ट वाटर लिख लीजिए इन ए सी के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा, फिर एसिड क्या लिया आपने यहाँ पर HCl लिया, बेस क्या लिया यहाँ पर आपने NaOH लिया। अब जब दोनों को मिलाया तो न्यूट्रल सोल्ट बन गया, जिसको हम कॉमन सोल्ट भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट, प्लस वाटर की फॉर्मेशन आ गई, न्यूट्रल सोल्ट कह लीजिए। उसके बाद रॉक सॉल्ट की फॉर्मेशन कब होती है, कि ये सॉल्ट किसकी फॉर्म में होगा, रॉक की फॉर्म में होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए रॉक सॉल्ट बोलेंगे, एंड इट इज फॉर्म बाय द इवेपोरेशन ऑफ ए, अभी कब प्राप्त होता है, जो इसका स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर, मतलब स्लो प्रोसेस के रूप में इवेपोरेशन फॉर्मेशन होगी यहाँ से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसके अंदर, इन इंडस्ट्रीज के अंदर, कि नेम द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस, आपने इस प्रोसेस का नाम बताना है, एंड इन दिस प्रोसेस ए गैस X इज फॉर्म्ड, कि कोई इस प्रोसेस के अंदर X गैस फॉर्म्ड होती है, कि बाय प्रोडक्ट दिस गैस इज रिएक्ट विद लाइम वाटर, और ये गैस रिएक्ट करेगी किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, टू गिव ए कंपाउंड Y, और ये कंपाउंड Y की फॉर्मेशन देगी, एंड विच इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, और जो कहाँ यूज करते हैं उसको ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। कि आइडेंटिफाई X एंड Y, आपने आइडेंटिफाई करना है X क्या है और Y क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, तो इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना। कब ऑब्टेन्ड होगा, कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन, देखो ऐसे लिखिए कि एक्वस सॉल्यूशन जो आपका सोडियम क्लोराइड है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है
सोडियम क्लोराइड का इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, क्या ऑब्टेन्ड होगा आपको बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से 2NaCl ले लिया आपने, प्लस इसके साथ ये एक्वस फॉर्म में है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है ना। एक्वस फॉर्म वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को ब्राइन, 1 नंबर की डेफिनेशन के रूप में भी पूछ लिया जाता है ये। प्लस वाटर, इसके अंदर आपने वाटर ले लिया। अब वाटर के अंदर से करंट पास कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर से आपने जैसे ही करंट पास किया तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो गई। वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इस केस के अंदर। अब देखो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि जो एक्स प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक्स क्या निकला हमारा यहाँ पर, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स इज ए क्लोरीन गैस, ठीक है, ये क्लोरीन गैस हमें फॉर्म हो गई यहाँ पर। अब एक्स गैस पास कर रही है, किसके अंदर से पास कर रही है, लाइम वाटर के अंदर से। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है। जब इसके अंदर से क्लोरीन गैस को पास करोगे तो पास करने से किसकी फॉर्मेशन देगा ये, कैल्शियम, देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सी, देखो कैल्शियम तो सेम एज इट इज हो गया, देखो इसकी रिएक्शन बनाते हैं, सी यहाँ से है कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड CA, यहाँ पर क्या हो गया CaOCl2 हो गया, प्लस क्या निकल गया बच्चों यहाँ से H2O की फॉर्मेशन बाहर निकल गई। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, दिस इज कॉल्ड, इसे कहाँ यूज करते हैं, इसने क्वेश्चन में पूछा है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो गई हमारे यहाँ से, ठीक है ना, पाउडर। अब उसके बाद अब इस प्रोसेस का नाम भी बताना है हमने, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे इसको। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहेंगे भाई, देखिए ध्यान से, क्लोर का मतलब क्या होता है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई यहाँ से, क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन, एल्कली का मतलब क्या हो गया यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो इसलिए कहते हैं इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोर के का मतलब है क्लोरीन गैस और जो एल्कली का मतलब है आपका वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ से फॉर्मेशन हो गई। तो रिएक्शन होपफुली कंप्लीट हो गया होगा, ये क्वेश्चन सभी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी होगी, तो इस क्वेश्चन को भी बड़े आपने अच्छी तरीके से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट इन ए tabular form of any 3 chemical property on the basis of which a metal and non-metal are differentiated। केमिकल प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म इज ए डाइल्यूट एसिड। अब देखिए ध्यान से कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जब वो किसी भी, देखिए ध्यान से, मेटल मैंने ले लिया यहाँ पर Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी, डाइल्यूट एसिड जो है, जब उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, ZnCl2 की, प्लस क्या निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। बट इन केस ऑफ ए नॉन मेटल कि डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म इज ए डाइल्यूट एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। क्लियर हो गया, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूँ ZnO, ये हमारा Zn हुआ, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, यहाँ पर एग्जाम्पल पुट कर दिया आप सभी के लिए कि मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, तो किस नेचर का होगा ये बच्चों, बेसिक नेचर का होगा। कि जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और एसिडिक इन नेचर, वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल इसका भी देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये किस नेचर के होंगे, हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। एक और देना चाहो तो दे सकते हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर कि मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयंस। जो मेटल होते हैं, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे आपने Zn ले लिया, तो Zn क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो लूज करने से इसके ऊपर चार्ज आ गया कितना, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। जरूरी नहीं आपने यही लेके चलना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम ले लिया, तो सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कि जो हमारे मेटल्स होते हैं कैन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए पॉजिटिव आयंस, वो किसकी फॉर्मेशन देंगे, पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देंगे। अब रही बात किसकी, नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए नेगेटिव आयंस। अभी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। Cl है, अब Cl की यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो 28 × 7 है।
अब जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, अब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया 288। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एग्जांपल देना है हर एक इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि मोस्ट मेलेबल मेटल्स एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा और पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा। एंड द थर्ड पार्ट, ए मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि एक मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, एंड ए मेटल विच इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और एक मेटल का नाम बताना है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, देखिए हमारा मोस्ट ऑफ द मेलेबल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए पार्ट के अंदर गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा, मोस्ट मेलेबल रहेगा, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल रहेगा, डक्टाइल। उसके बाद डक्टाइल मेटल्स लिख लीजिए यहाँ पर पीछे, डक्टाइल मेटल। उसके बाद सेकेंड पार्ट, बी पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर क्या रहेगा हमारा, सिल्वर, सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर, ये हमारा बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने पूछा है पुरेस्ट कंडक्टर। तो पुरेस्ट कंडक्टर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा बच्चों लेड, लेड इज द पुरेस्ट कंडक्टर, पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, कंडक्टर ऑफ हीट। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा है इसने, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट के अंदर देखिए, तो वो पूछा है कि मेटल इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, देखिए भाई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप क्या दोगे, जिसका सबसे कम हो, तो वो कौन सा है हमारा, मरकरी, मरकरी इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो एक्सेप्शनल रूप में पूछ लिया और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये सभी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपने इसकी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखानी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनानी है, जबकि आपको यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, कैल्शियम का कितना है हमारा 20 है और ऑक्सीजन का 8 है। सेकेंड पार्ट के अंदर इसने क्या पूछा है कि नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ ए बोरॉन्ज, कि बोरॉन्ज किससे बना है, किस टाइप के मेटल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक कंपाउंड ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, CaO के बारे में। तो अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे 288/2। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Cu2, C के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये मेटल है, मैंने पहले भी बताया था, जिसके आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब सेकेंडली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 8 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 × 6 हो गई। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, यहाँ पर 2 × 8 बन जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव का भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ 28 × 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। अब रही बात इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो देखिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको डॉट के रूप में लगा दिया क्रॉस का साइन, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये देने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जबकि ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इसके कैल्शियम वाले हो गए,
तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला अब क्या बन गया, CaO बन गया। क्लियर हो गया। तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन आ गई। कौन सा कंपाउंड बना, ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन आई। उसके बाद सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में उसने क्या पूछा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ ए बोरोंज। अब बोरोंज किससे बनता है भाई, ये कॉपर से, कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से। इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दोनों, ठीक है ना। क्या होंगे इसके अंदर की, नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ ए बोरोंज इज कॉपर एंड टिन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए मेटल एक्स एक्वायर ए ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोई मेटल एक्स है जो एक्वायर करता है ग्रीन कलर ऑफ ए कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे ही आप उसको एयर के अंदर ड्रॉप कर देते हो, तो इसके अंदर आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, आपने आइडेंटिफाई करना है मेटल एक्स को, एंड नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, और उस प्रोसेस का नाम बताना है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा है, नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए ग्रीन कोटिंग फॉर्म्स ऑन ए मेटल। अब उसका नेम और राइट करना है केमिकल फॉर्मूला ग्रीन कोटिंग जिसके ऊपर आती है। एंड द थर्ड पार्ट, नेम 2 इंपोर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस। आप 2 कोई ऐसे इंपोर्टेंट मेथड बताने हैं जो प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो कि मेटल एक्स, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं कि मेटल एक्स इज, मेटल एक्स आपका क्या है यहाँ पर बच्चों, वो रहेगा आपका कॉपर, ठीक है ना, कॉपर रहेगा। अब सेकंड में उसने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में कि मेटल एक्स हमने लिखा यहाँ पर कॉपर है, नेम दिस प्रोसेस। अब जो प्रोसेस होगा यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कौन सा होगा आपका, प्रोसेस इज कोरोजन, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन रस्टिंग आ जाती है तो कोरोजन प्रोसेस होगा। एंड द सेकंड पार्ट में पूछा है नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जिसका फार्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, नॉट कैल्शियम, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये बनेगा कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बना। उसके बाद इस फार्मूले का नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ध्यान रखना, इसको कभी कैल्शियम कर देना बच्चों, कैल्शियम नहीं करना, बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो ये कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड है, और इसको प्रॉपर इस फार्मूले का नाम क्या कहते हैं हम, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है यहाँ पर कि नेम 2 इंपोर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस, कि कोई ऐसे 2 मेथड बताएं जिससे इसकी प्रिवेंशन हो जाए। तो इस केस में क्या लिखोगे, इट शुड बी कोटेड, इट शुड बी कोटेड विथ टिन, कोटेड कर दीजिए किसके साथ, टिन के साथ। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये दे दिया मैंने, सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, 2 कोटेड ए एलॉयज, या फिर या ऐसे लिख लीजिए कि मेड फ्रॉम 2 or more metals or non-metals to form alloys। और वो किसकी फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पर, एलॉयज की फॉर्मेशन दे देगा। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्स बताया आपने कॉपर है, प्रोसेस कौन सा हुआ बच्चों, आपका कोरोजन प्रोसेस हुआ। एंड सेकंड पार्ट इज फार्मूला क्या बना आपका, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसके बाद इट शुड बी कोटेड विथ टिन, कोटेड कर देते हैं उसको प्रिवेंशन बचने के लिए। एंड द सेकंड पॉइंट, मेड ऑफ 2 और मोर मेटल्स, जो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, या फिर उसको ऐसे कर दीजिए कि उसको 2 मेटल और नॉन मेटल से बनाए ताकि वो एक एलॉयज की फॉर्मेशन दे। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चंस के रीजंस देने हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, टार्निश्ड कॉपर वेसल आर क्लीन विद ए टैमरिंड जूस, कि जो टार्निश्ड कॉपर वेसल होती है वो क्लीन की जाती है किसके माध्यम से, टैमरिंड जूस के माध्यम से। अब यहाँ पर टैमरिंड जूस भी आ सकता है, और पेपर के अंदर सिट्रिक जूस भी आ सकता है, भाई सिट्रिक एसिड कह सकते हैं या सिट्रिक जूस भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है। सेकेंड पार्ट के अंदर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, yet there is a less corrosion of aluminium as compared to the iron with both of a exposed in air। तो देखिए ध्यान से,
कि जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। फिर भी लेस कोरोजन किसके ऊपर आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर आता है। तो क्या रीजन है इसका देखिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा बच्चों, टैमरेट कंटेन एसिड। जो टैमरेट है वो कंटेन करता है किसको, एसिड्स को, ठीक है ना। विच रिएक्ट विद बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ, एंड द प्रोडक्ट गेट डिसॉल्व्ड एंड रिमूव फ्रॉम द कॉपर वेसल। जो प्रोडक्ट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जो उसके अंदर टैमरिंड जूस के अंदर, ठीक है ना। और रिमूव हो जाएगा किससे, कॉपर वेसल से, जो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग लेयर आती है कॉपर वेसल के ऊपर, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, जो मैंने अभी आप सभी को बताया था। एंड द सेकंड पार्ट, एल्यूमिनियम फॉर्म्स इज ए ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म होती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ती है जिसको हम Al2O3 कहते हैं। ऑन इट्स सरफेस की विच डज नॉट फर्दर रिएक्ट विद एयर, जो ये लेयर इसके ऊपर आ जाती है वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करती, किसके साथ, एयर के साथ फर्दर आगे उसकी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती। क्लियर हो गया। तो क्या लिखोगे इसके अंदर आंसर, कि एल्यूमिनियम फॉर्म्स इज ए ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच डज नॉट फर्दर रिएक्ट विद एयर, वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करती किसके साथ, एयर के साथ। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द अमंग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको फॉलोइंग ऑक्साइड दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड is defined as when metallic oxide react with acid as well as base to gives salt and water, ठीक है ना, is called, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसके लिए एग्जांपल आपने देना है, इन ऑक्साइड के अंदर चूज करना है। तो चूज करने के लिए बच्चों कौन कौन से जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, वो कौन होंगे हमारे, Al2O3 होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दिस इज द ओनली टू जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो यूज करते हैं हम, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। सिर्फ ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड तो ही हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल एंड एट लीस्ट इज ए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की, एंड आफ्टर दैट आपने एग्जांपल देना है और लीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में, कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, कि वो सीरीज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज ए होमोलोगस सीरीज। उसको आप क्या बोलोगे, होमोलोगस सीरीज कहोगे। फॉर एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पर मैंने किसका दिया, इथीन का। अब इथीन कौन सा ग्रुप है हमारा, एल्काइन वाला ग्रुप है। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बच्चों आपके लिए। देखो हमारा एल्कीन वाले का फार्मूला क्या होगा हमारा, CnH2n हो जाएगा। दिस इज द, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा देखिए, इसके अंदर जो हमारा इथीन है एल्कीन ग्रुप से प्रेजेंट करेगा, जिसका फार्मूला CnH2n होगा। अब जब इसके अंदर n इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा, C2H4 बनेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा कि इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए एल्कीन सीरीज। जो एल्कीन सीरीज का इथीन होगा वो फर्स्ट मेंबर होगा अकॉर्डिंग टू द, हम जो इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, इट हैज ए सेम जर्नल फार्मूला, कि जर्नल फार्मूला सेम लेके चलोगे, चाहे आप एल्केन का लेके चलो, एल्कीन का लेके चलो, या फिर एल्काइन का लेके चलो। अब सेम जर्नल फार्मूला फ्रॉम विच
ऑल मेंबर कैन बी ड्राइव्ड, तो उसी से आपके सभी मेंबर ड्राइव्ड होंगे इस केस के अंदर। तो सेकेंड पार्ट इज दे हैव ए सेम केमिकल प्रॉपर्टी, और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड द थर्ड पार्ट इज दे हैव ए सेम जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और जो इसका प्रिपरेशन का मेथड रहेगा वो भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम जर्नल फॉर्मूला एंड सेम जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीथेन, कि मीथेन क्या होता है। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और आपने इसका क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड नेम द टाइप ऑफ ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और किस टाइप की बॉन्ड फॉर्म करता है किसी भी कंपाउंड की जब ये फॉर्मेशन करता है। एंड व्हाई सच दिस कंपाउंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। और व्हाई इज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेन के बारे में। देखिए ध्यान से, मीथेन का फार्मूला होता है आपका CH4, कि मीथेन इज ए सैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्या है भाई ये, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन देता है, और हाइड्रोकार्बन है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनते हैं। एंड द फर्स्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर किसका है ये बच्चों, एल्केन ग्रुप का, एल्केन। अब एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है ना। अब इसके अंदर यदि n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फार्मूला हमारा बन जाता है मीथेन का। अब रही बात इसकी सेकंड, वो पूछ रहा है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन मैंने यहाँ पर लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बनेगी, 2 और 4 बनेगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बनेगी, ओनली 1 बनेगी। अब सबसे पहले इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो मैंने डॉट लगा दी बच्चों 4, इसकी डॉट लगा दी साइडों में, ठीक है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको मैंने क्रॉस से लेके चलता हूँ, इसका भी मैंने क्रॉस से लगाया, इसका भी मैंने क्रॉस से लगाया, हाइड्रोजन का भी, और इसके साथ भी क्रॉस लगा दिया। अब देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, ये 1 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। अब रही बात, इन हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इनको अपना ऑक्टेट मींस इनको क्या करना है, अपना डुप्लेट करना है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, कार्बन को 8 करना है। अब इसको ये क्या करेंगे, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहाँ से, कार्बन वाले केस में से। सेम इस हाइड्रोजन ने भी अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये कहाँ से करेगा, ये इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सेम एज इट इज इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब इसके बाद सेम इसने, तो ये तो बन गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो देखिए सबसे पहले कार्बन विद हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, तो किस प्रकार के बनाएगा, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा ये, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन इसने दे दी यहां से। अब उसके बाद पूछा है कि व्हाई इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्या रीजन है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर पुअर कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पर कि मीथेन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्यों है भाई, देखो ध्यान से, डज नॉट, यहां से लिख लीजिए, डज नॉट फॉर्म्स आयंस, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन नहीं देता, तो आयंस की फॉर्मेशन नहीं देगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, ठीक है, क्योंकि ये कोवलेंट है। रही बात दूसरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है भाई, ड्यू टू, क्या रीजन है इसका, ड्यू टू, अब इस केस में क्या लिखोगे आप, जो इसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, वो वंडरवाल फोर्सेस क्या होगी, काफी कमजोर होगी। तो क्या लिखोगे इस केस में आप, सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है आपने कि दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, या ड्यू टू, क्या लिखोगे, वीक वंडरवाल, वीक वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ
क्या क्या देगा ये? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मेशन देगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मीथेन क्या होता है, कि उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद ये पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये आयंस की फॉर्मेशन नहीं देता, और उसके बाद ये वीक वंडरवाल फोर्सेज और अट्रैक्शन होती है। तो ये भी इसका रीजन रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर बी फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन। तो देखिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बेसिकली कार्बन की यदि हम बात करें, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि आप जो कार्बन कैन नाइदर फॉर्म ए C4 पॉजिटिव कैटायन, ये नाइदर करता नहीं, क्यों नहीं करता भाई C4 पॉजिटिव कैटायन नॉर C4 नेगेटिव आयंस, बट फॉर्म इज ए कोवलेंट बॉन्ड। पर ये किसकी फॉर्मेशन देता है? कोवलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, कि जो हमारा कार्बन है बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है। यदि ये क्या करेगा, C4 पॉजिटिव करता है, तो C4 पॉजिटिव का क्या रीजन है यहाँ पर, कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है ना। तो प्लस क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? C4 पॉजिटिव आ गया। तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो कितने लेफ्ट हो गए यहाँ पर, ये तो इलेक्ट्रॉन रह गए ओनली। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो एक केस तो ये बन गया। सेकेंड केस क्या है इसके अंदर, कि कार्बन 2 और 4। अब यदि ये क्या कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, गेन करने से इसके ऊपर चार्ज आ गया 4 नेगेटिव। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, अब 2 और 8 हो जाएगी कंप्लीट। अब जो इसके पास प्रोटॉन है बच्चों, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? ओनली 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं? 6 है इस केस में। तो दोनों केस ही हो गए हमारे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज वेरी हाई एनर्जी इज नीडेड। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। उसके बाद कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज द 6 प्रोटॉन, ओनली कितने प्रोटॉन है वहां पर? 6 प्रोटॉन है। कैन नॉट होल्ड ए 10 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे उनको वो होल्ड नहीं कर पाएगा ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। तो क्या रीजन दोगे? कार्बन कैन शेयर ए 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है किसको? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। आपने जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो शेयर करता है, और शेयर करने से किसकी फॉर्मेशन देता है? वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, C6H6 होता है। अब हमने इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, देखिए ध्यान से। इसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना, बेंजीन की। अब ये मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इस केस में। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है मैं दूसरे वे से बना के दिखा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन, उसके बाद फिर कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है इस केस में, ठीक है ना। कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी आपका कार्बन। अब उसके बाद लास्ट कार्बन यहाँ पर आ गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक जगह पर आप डबल बॉन्ड लगाओगे, एक जगह पर सिंगल, एक जगह पर डबल, एक जगह पे सिंगल, एक जगह पर क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड लगा दोगे। हम हर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो एक क्या करोगे? हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे। सेम एज इट इज, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इस साइड में नीचे की तरफ, एंड एक हाइड्रोजन इस साइड में, और एक हाइड्रोजन इस साइड में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया बच्चों? आपका बेंजीन का बन गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 आइसोमर ऑफ ए ब्यूटेन। और आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखानी है कोई 2 आइसोमर ऑफ ए ब्यूटेन के। एक्सप्लेन वी कैन नॉट हैव द आइसोमर ऑफ ए फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ ए एल्केन सीरीज। अब देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ ए फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ ए एल्केन सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोमर की। भाई आइसोमर क्या होते हैं, कि आइसोमर आर दोज कंपाउंड्स have same molecular formula
but different structure is called आइसोमर। इसको आप क्या बोलोगे? आइसोमर कह दोगे, ठीक है ना, आइसोमर्स कह दोगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये तो डेफिनेशन थी इसकी, जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चर हो। एंड द फिनोमिना, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को आप क्या बोल दोगे? आइसोमेरिज्म कह दोगे। उसके बाद ब्यूटेन, हमारा फार्मूला क्या है बच्चों? C4H10 है। तो हमने इसके दो कोई आइसोमर बना के दिखाने हैं। अब देखिए इसके आइसोमर क्या बनेंगे? एक तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2, उसके बाद CH3। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? टोटल 10 है, तो क्या हो गए? 6 और 10। तो एक फर्स्ट आइसोमर तो ये बन गया। सेकेंड आइसोमर क्या बनेगा? CCC। अब उसके ऊपर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा? CH3, और यहाँ CH और ये CH3। तो दिस इज द सेकेंड आइसोमर। ये फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये सेकेंड आइसोमर हो गया। उसके बाद उसने पूछा है एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट आइसोमर ऑफ ए फर्स्ट 3 मेंबर्स। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स के आइसोमर क्यों नहीं बनते भाई? तो इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इन फर्स्ट 3 members of alkane series is not formed क्या फॉर्मेशन नहीं देगा भाई? वो देखो ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं देगा, ब्रांच, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इज नॉट फॉर्म इज ए ब्रांच, वो ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि इसका रीजन क्या है। सिंपल सा रीजन है कि अल्केन सीरीज नॉट फॉर्म इज ए ब्रांच सीरीज। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है वो ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन एलिमेंट m इज द एटॉमिक नंबर 12। कोई एलिमेंट m है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। आपने क्या करनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी है और उसकी वैलेंसी बतानी है। एंड द सेकंड पार्ट इज m इज ए मेटल और नॉन मेटल। m मेटल है या नॉन मेटल है, इसका स्पॉट आंसर देना है आपने, क्यों है। उसके बाद थर्ड पार्ट कि राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ ए ऑक्साइड। अब उसकी आपने फॉर्मूला बताना है और नेचर बतानी है कि वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इसने क्या पूछा है? m मेटल। m मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ m मेटल तो क्या बनेगी बच्चों? 2 8 × 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब इस केस में एक चीज आप देखिए जो मैं बताता हूं कि जो ये पीछे 2 है, दिस इज कॉल्ड एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 2। अब जब वहां पर पीछे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वही उसकी वैलेंसी अटेन कर देते हैं। तो वैलेंसी भी क्या हो गई इसकी बच्चों? वैलेंसी क्या हो गई यहाँ इस केस में भी? 2 इसकी वैलेंसी हो गई। अब उस सेकंड केस में क्या पूछ रहा है वो कि m इज ए मेटल और नॉन मेटल। तो m क्या होगा भाई? यहाँ पर m इज ए मेटल, ये मेटल होगा। मेटल क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कर सकता है? लूज करेगा, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अचीव कर लेगा, अचीव टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? राइट द फॉर्मूला। अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? MO बनेगा, ठीक है, MO कह सकते हो आप या फिर इसको M2O2 कह सकते हो। तो मेन एज इट इज हम इसको MO लिखेंगे। अब उसके बाद ये किस नेचर का होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले बच्चों ये किस नेचर का होगा भाई? ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक, क्योंकि जिसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक नेचर का। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मेटल बताना है, नॉन मेटल बताना है, एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से करने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19।
अब देखिए इस एलिमेंट्स का नाम बताना है आपने जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या है 19 है। एंड द सेकेंड पॉइंट कि विच ग्रुप डज इट बिलोंग, तो कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। एंड थर्ड पॉइंट टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। एंड फोर्थ पार्ट कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भाई फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है उसको हम क्या बोलते हैं पोटासियम। तो ये एलिमेंट हमारा रहेगा पोटासियम जिसको हम डिनोट करेंगे के से। इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 19 है।